हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। इस माउंटेन को सामने से देखने पर यह एक नॉर्मल माउंटेन को तरह ही दिखाई दे रहा था, लेकिन जब उन सब ने उसे कुछ दूर आगे चलकर उसकी पीछे की साइड का रास्ता देखा तो उन सभी के पैर कांपने लगने लग गए थे। अब वह माउंटेन उन लोगों को किसी मौत से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि उस माउंटेन का पिछला हिस्सा दिखाने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत बड़े चाकू या तलवार से इसके पिछले वाले हिस्से को एकदम सीधा काटा है। इसमें ढलान के नाम पर कुछ भी नहीं था। इस माउंटेन का पिछला हिस्सा वर्टिकल लाइन में था। अभी के लिए हम सब इस माउंटेन के आसपास के एलियंस का शिकार करेंगे। इसके बाद हम सब इस माउंटेन के ऊपर रहने वाले आइस बियर का शिकार करेंगे। आइस बेयर लेवल 6 का एलियन है, इसलिए वह फिजिकली बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो सिर्फ फिजिकली ही बहुत स्ट्रांग नहीं, बल्कि उनका एलिमेंट अटैक भी बहुत ही ज्यादा डेडली होता है, इसलिए माउंटेन के ऊपर हम सबको बहुत ध्यान से रहना होगा। जय सबको समझाता हुआ सभी से कहता है, जय तुम कहना क्या चाहते हो कि हम सब इतने कमजोर है कि हम लेवल 6 के आइस बियर से लड़ भी नहीं सकते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस ग्रुप में अकेले ऐसे इंसान हो जो सबसे कमजोर है। अभिषेक जय से कहता है, भाई तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? ये बात तो मैं अपने दोस्त शाय को बता रहा था। जय अपने आप को सही करता हुआ कहता है, तब तुम्हें सिर्फ उसका नाम लेना चाहिए था ना। अभिषेक फिर से जय से कहता है, अरे अभिषेक, जय सिर्फ आइस बियर की स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है, न कि हमें कमजोर बोल रहा है, इसलिए किसी की बात ध्यान से सुना कर। जय का एक और दोस्त जिसका नाम ज्योति तिवारी था, वह अभिषेक से कहती है। उसके बाद अभिषेक किसी से कुछ भी नहीं कहता है। बाय द वे, शायद तुम्हारा एलिमेंट और उसका लेवल क्या है और तुम्हारे पेट का लेवल क्या है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जैसा कि जय ने बताया कि यह जगह काफी खतरनाक है, इसलिए लो लेवल को हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। ज्योति शाय को देखती हुई पूछती है, जी मेरा मेरा एलिमेंट फायर है और इसका लेवल 3 है और मेरे पेट का लेवल भी 3 ही है। शाय ज्योति को अपने और अपने पेट के लेवल के बारे में बताता है। शाय अब तुम अपने पेट को भी बुला लो ताकि हम सब उसकी पावर्स को भी देख सके। ज्योति फिर शाय से कहती है। उसके बाद शाय भी ज्योति के कहे अनुसार अपने पेट को सम्मन करता है। उसे वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसकी इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं, इसलिए वो लोग जैसा जैसा कह रहे थे शाय वैसा वैसा कर रहा था। कुछ ही पलों बाद शाय के कंधे पर एक छोटा सा लाल ड्रैगन सभी को दिखाई देने लगता है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि इतना छोटा पेट उन लोगों ने बहुत कम लोगों के पास देखा था। इसके पेट को देखकर हमें पता चल गया है कि जय से ज्यादा कमजोर शाय है, इसलिए शायद तुम निधि से साथ रहोगे क्योंकि निधि इस ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है, और जय तुम अभिषेक के साथ रहोगे। ज्योति सभी से कहती है और फिर सभी अपनी अपनी एक डायरेक्शन चूज करते हैं और फिर वहां से अलग अलग हो जाते हैं। जय ने शाय के पेट की असली साइज के बारे में अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि शाय ने जय को अपने पेट की असलियत के बारे किसी को भी ना बताने के लिए कहा था, इसलिए जय ने कुछ नहीं बोला था। निधि जी, आपका एलिमेंट और उसका लेवल क्या है? शाय निधि के साथ चलता हुआ उसी से पूछता है। मैं 2 एलिमेंट का यूज कर सकती हूँ, फायर और क्लाउड एलिमेंट, और मेरे फायर एलिमेंट का लेवल 6 है और क्लाउड एलिमेंट का लेवल 2 है। निधि शाय को अपने एलिमेंट के बारे में बताती हुई कहती है। इसका मतलब आप काफी समय से इस मिस्ट्री प्लेनेट पर हैं, तब तो आपका एलिमेंट पेट भी लेवल 9 के होंगे ना? शाय फिर से निधि से पूछता है। तुमने अभी तक मेरा पेट नहीं देखा क्या? निधि कंफ्यूज होती हुई शाय से पूछती है क्योंकि वह शेल्टर से यहाँ तक उसी पेट पर आई थी। हाँ, मैंने आपका पेट देखा है, लेकिन तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि आप भी मेरे जितनी पावरफुल होंगी। शाय निधि को अपनी बात समझाता है, जिसकी बात सुनकर निधि भी समझ गई कि शाय ऐसा क्यों पूछ रहा है। मेरा फायर एलिमेंट पेट लेवल 9 का है, लेकिन क्लाउड एलिमेंट का पेट अभी भी लेवल 5 पर ही है, लेकिन मैं बहुत जल्दी उसे भी लेवल 9 तक अपग्रेड कर लूंगी। निधि कहती है, आप जय को कब से जानती हो? शाय निधि से पूछता है। कुछ दिनों से, निधि जवाब देती है। तो क्या आप जय की बचपन की दोस्त नहीं हो? शाय सरप्राइज होता हुआ निधि से पूछता है। नहीं, मैं जय की बचपन की दोस्त नहीं हूँ। आज से कुछ दिन पहले जब मैं शिकार पर थी तभी जय से मुलाकात हो गई, तभी से हम दोनों दोस्त बन गए। निधि शाय को बताती है। फिर आपके और दोस्त तो होंगे ना?
शाय पूछता है। मेरे और दोस्त भी है, लेकिन वो सभी लोग पेट कंपटीशन में बिजी है, इसलिए वो मेरे साथ शिकार पर नहीं आ सकते थे और फिर मैं भी अकेले शिकार नहीं करना चाहती थी और तभी जय ने मुझे शिकार पर चलने के लिए पूछ लिया तो मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ पर आ गई। इससे मुझे अकेले शिकार करना भी नहीं पड़ेगा। निधि शाय को समझाती है। जब आपके पास लेवल 9 और लेवल 5 के पेट है तब आपने कंपटीशन में हिस्सा क्यों नहीं लिया? शाय फिर से निधि से पूछता है। क्योंकि जब मैं वापस मिस्ट्री प्लेनेट पर आई थी तब किसी काम के कारण मैं बहुत लेट हो गई थी, जिसके कारण पेट कंपटीशन के रजिस्ट्रेशन बंद हो गए थे और इसी वजह से मैं अपने पेट का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई। निधि शाय को बताती है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम सवाल पूछते हो। निधि फिर शाय को बताती है। क्या करूं? मुझे बातें सुनने में बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैं किसी से कुछ भी पूछ लेता हूँ। शाय अपने हाथों से अपने सिर को खुजाता हुआ निधि से कहता है। शांत रहो, कोई खतरनाक एलियन हमारे बहुत पास है। शाय आगे कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही निधि ने शाय को चुप करती हुई शाय से कहती है और फिर वह कुछ सुनने लग जाती है। इसके बाद एक बड़ा सा हाथी जैसा दिखने वाला एलियन पास की चट्टानों को तोड़ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। वह एलियन देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वह एलियन जैसे जैसे शाय और निधि के पास आ रहा था वैसे वैसे उस एलियन एलिफेंट के शरीर के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हवा में घूम रहे थे। शाय ने आज पहली बार किसी ऐसे एलियन को देखा था जो एलिमेंट पावर का यूज कर रहा था। शाय ने आज पहली बार किसी ऐसे एलियन को देखा था जो एलिमेंट पावर का यूज कर रहा था। वह एलियन जैसे जैसे शाय और निधि के पास आ रहा था वैसे वैसे उस एलियन एलिफेंट के शरीर के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हवा भी में ही अपनी मस्तिष्कों में घूम रहे थे। शाय अभी पीछे हटो, निधि शाय को अपने पीछे करती हुई सही से कहती है। इसके बाद निधि अपने फायर एलिमेंट पेट को सम्मन करती है। एक ही सेकंड बाद निधि के पास एक सफेद टाइगर खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसको शाय ने पहले भी देखा हुआ था। शाय के देखते ही देखते वह सफेद टाइगर के माथे पर एक फायर सिंबल दिखाई देने लगता है और फिर उसके पूरे शरीर पर कुछ अजीब से पैटर्न आ जाते हैं जिसी को देखकर शाय समझ जाता है निधि के पेट ने अपने आप को एलिमेंट बॉडी में बदल लिया है। अच्छा, तो एलिमेंट पेट की एलिमेंट बॉडी इस तरह की दिखाई देती है। शाय निधि के पेट की एलिमेंट बॉडी को देखता हुआ अपने मन में सोचता है। इतने में उस एलिफेंट एलियन ने अपने पास उड़ रहे सभी पत्थरों को निधि और उसके पेट की तरफ दाग दिए। पत्थर की बारिश को देखकर निधि उनको डोज करती हुई थोड़ी पीछे हट गई जबकि उस टाइगर ने उन पत्थरों को अपनी आग से जलाकर राख कर दिया। उसके बाद वह टाइगर बहुत तेजी से उस एलिफेंट पर अटैक करने लगता है, लेकिन काफी देर तक आपस में फाइट करने बाद शाय देखता है कि उनमें से किसी के शरीर पर किसी भी प्रकार के घाव नहीं थे। ये देखकर शाय हैरान और शॉक रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? एक लेवल 9 पेट लेवल 6 एलियन को एक सिंगल घाव भी नहीं दे पाया। लेकिन मैंने तो उस लाइब्रेरी वाली बुक में पढ़ा था कि समान लेवल के पेट और एलियन की पावर भी समान होगी, जबकि यहाँ पर लेवल 6 और लेवल 9 की पावर समान है। शायद इस बात के बारे में सोच ही रहा था कि वह देखता है कि निधि ने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया और फिर वह उस बिग एलिफेंट की तरफ भागने लगती है। निधि जैसे ही उस बिग एलिफेंट के पास पहुंचकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने वाली थी तभी उस एलिफेंट ने अपनी एलिमेंट पावर का यूज करके जमीन से बहुत से बड़े पत्थरों को सीधा निधि और उसके पेट की तरफ फेंक दिया। निधि ने कुछ पत्थरों को तो डोज कर दिया, लेकिन एक पत्थर को वह डोज नहीं कर पाई जिसके कारण वह उस पत्थर से टकरा जाती है, जिससे वह पीछे उड़ती हुई शाय के पास जाकर गिरती है। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इसके नखरे देखकर लगता है कि अब मुझे उस आर्ट का यूज करना पड़ेगा। निधि शाय से कहती है। तुम कौन सी आर्ट का यूज करने वाली हो? शाय क्यूरियस होता हुआ निधि से पूछता है। बस तुम देखते जाओ, निधि अपनी जगह से उठती हुई शाय से कहती है और फिर धीरे धीरे उस बड़े से एलिफेंट की तरफ बढ़ने लगती है। निधि उस एलियन को अभी भी निधि के पेट से लड़ रहा था की तरफ बढ़ती हुई अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेती है और फिर वह हवा में ही एक स्पेयर भाला क्रिएट होने लग जाता है। वह स्पेयर कुछ ही सेकंड में पूरा क्रिएट हो जाता है। वह देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे किसी भट्टी में बहुत ज्यादा तपाया हो, जिसके कारण वह प्योर लाल और नारंगी रंग का लगने लग गया था। उसकी लंबाई भी कम से कम 10 फीट से ज्यादा की होगी। शाय देखता है कि वह स्पेयर पूरा क्रिएट होने के बाद भी हवा में ही तैर रहा था, जो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। कुछ ही दूरी पर जाकर निधि एक जगह पर रुक जाती है और फिर उस एलियन पर एक एंगल से अपने स्पेयर को फेंक दिया। वह स्पेयर इतनी तेजी से गया कि शाय को सिर्फ नारंगी रंग की एक लाइन दिखी। उसके तुरंत बाद ही शाय को उस एलियन को एक चीख सुनाई दी।
जब शाय ने उस एलियन की तरफ देखा तो उसकी गले में जलती हुआ स्पेयर घुसा हुआ था, जो उसकी गर्दन के आर पार तो नहीं निकला था, लेकिन वह स्पेयर इस एलिफेंट की गर्दन में काफी गहराई से घुस गया था, जिसके कारण इस एलियन की गर्दन टूट गई और उससे काफी खून निकलना शुरू हो गया और फिर वह नीचे गिर गया। उसके बाद निधि उस एलियन के पास जाती है और उसे जान से मार डालती है। 6 एनर्जी पॉइंट रिसीव्ड। निधि को अपने सिस्टम पैनल एनर्जी पॉइंट के 8 होने का नोटिफिकेशन आता हुआ दिखाई देता है। क्या बात है, आपने तो एक ही झटके में इसे मार दिया, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। शाय निधि के पास आता हुआ निधि से कहता है, तारीफ की शुक्रिया, अब चलो कुछ और शिकार करते हैं। निधि आगे की ओर जाती हुई शाय से कहती है और फिर शाय भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। शाम तक शाय ने कुल 87 एनर्जी पॉइंट हासिल कर लिए थे, अब उसके पास कुल एनर्जी पॉइंट की संख्या 325 हो गई थी। अगली सुबह, आज का दिन हमारे लिए काफी अच्छा है, इसलिए आज ही हम सब इस माउंटेन पर चढ़ाई करेंगे, तो आप सब लोग रेडी हो? जय अपनी तेज आवाज में सभी से कहता है और सभी लोग भी जय से हाँ कहते हैं। माउंटेन पर चढ़ाई करने वाला रास्ता माउंटेन के चारों तरफ घूमता हुआ जाता है। इस रास्ते की सबसे खतरनाक बात यह थी कि माउंटेन का पिछला हिस्सा जहां पर वैली थी वहां का रास्ता बहुत ही पतला था, जिसके कारण एक इंसान ही बहुत मुश्किल से वहां से निकल पाता था। इस रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ शाय काफी देर से सोच रहा था कि वो लोग फ्लेम डिस्ट्रॉय की सहायता से ऊपर क्यों नहीं जा सकते हैं, और यही बात शाय ने जय से पूछी कि वो लोग उसके पेट की मदद भी तो ले सकते हैं। इस माउंटेन में तुम्हारे पेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलियन रहते हैं, इसलिए जब हम सब तुम्हारे पेट का इस्तेमाल करेंगे तब तुम्हारे पेट की साइज के कारण हम सब उन एलियंस की नजरों में आसानी से आ जाएंगे और फिर उनके अटैक को तुम्हारा पेट अपनी साइज की वजह से डोज नहीं कर पाएगा और फिर उसके घायल होते ही हम सब सीधे जमीन पर गिरेंगे और फिर सीधे भगवान के पास। समझा? जय शाय को समझाता है। उसकी बात सुनकर शाय भी समझ जाता है। शाय जय की बातों में इतना खोया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब उस पतले रास्ते पर आ गया था। जब शाय ने नीचे की तरफ देखा तो उसकी गहराई देखकर शाय के पैर कांपने लग गए। शाय को इतना डर लग रहा कि उसने आगे बढ़ने की बजाय वापस पीछे जाने लगा। अरे मैं ये तो बहुत गहरा है, मेरे से और आगे नहीं जाया जाएगा। शाय अपने आप से कहता है, क्योंकि उस ग्रुप में सबसे लास्ट में शाय ही था, इसलिए बाकी सब आगे बढ़ गए, लेकिन शाय अपने डर के कारण पीछे रह गया था। इतने में शाय ने पीछे की ओर जाते वक्त अपना पैर एज पर रख दिया, जिसके कारण शाय का पैर अपनी जगह से स्लिप हो गया, जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसके तुरंत बाद ही शाय नीचे गिर गया। हालांकि शाय ने वक्त रहते एक पत्थर को पकड़ लिया था, लेकिन अब शाय को वहां से बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसके बाकी सब तो अब तक बहुत आगे निकल गए थे। शाय ने वैली की तरफ लटकते हुई जय, निधि और बाकी सबको बहुत आवाज लगाई, लेकिन किसी का भी कोई जवाब नहीं आया। इतने में शाय जिस पत्थर के सहारे लटका हुआ था वह पत्थर शाय का वजन झेल नहीं पाया और वह तुरंत ही टूट गया और फिर वह पत्थर सीधे शाय के सिर पर जोर से लगा, जिसके कारण शाय के सिर से खून निकलना शुरू हो गया और फिर वह बेहोश हो गया। पत्थर का सपोर्ट छूटने के तुरंत बाद ही वह वैली की गहराई में तेजी से गिरने लगा। जय शाय कहाँ पर है? अभी तो तुम्हारे पीछे ही चल रहा था ना? निधि जय से पूछती है। हाँ, वह अभी तक तो मेरे पीछे ही था, अब मुझे नहीं पता वह कहाँ पर है। जय निधि के सवाल का जवाब देता हुआ उससे कहता है, तब तो हमें वापस जाकर शाय को ढूंढना चाहिए, कहीं वह वैली में तो नहीं गिर गया होगा। निधि जय से कहती है, नहीं नहीं, वह वैली में नहीं गिर सकता है। अब चलो, यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी चलो। जय निधि की बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और फिर सभी को जल्दी चलने के लिए कहता है ताकि वह शाय को ढूंढ सके। उसके बाद सभी लोग उस पतले रास्ते पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर शाय का नामो निशान तक नहीं था। उसके बाद वे सब उस पतले रास्ते को पार कर वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर इतने दिन वो सब रुके थे। देखो, शाय का लिविंग टेंट भी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि शाय अपना सामान लेकर शेल्टर वापस चला गया है। ज्योति तिवारी सभी को कहती है, वह हम सबको बिना बताए यहाँ से कैसे जा सकता है, उसे कम से कम एक तो बताना चाहिए था। जय कहता है, अब तुम भी ना जय, शाय को कोई इम्पोर्टेंट काम याद आ गया हो, इसलिए वह बिना बताए चला गया होगा ना। तुम टेंशन मत लो, हम माउंटेन पर चलते हैं। निधि जय से कहती है और फिर वो सब लोग माउंटेन पर जाने लगते हैं। इधर शाय वैली की गहराई में गिरता हुआ एक झरने से बनी हुई नदी में जाकर गिरता है। वह अभी भी बेहोशी की हालत में था। उसी बेहोशी की हालत में उसका शरीर नदी के पानी के बहाव से आगे की ओर जा रहा था। काफी दूरी तय के बाद शाय अपनी बेहोशी को हालत से जागता है। जैसे वह जागता है वह अपने आप को पानी में बहता हुआ पाता है।
फिर शाय अपने आप को उस पानी से बाहर निकलता है और अपने चारों तरफ के एरिया को देखता है। मैं कहाँ पर हूँ? 1 मिनट में तो माउंटेन से नीचे गिर था। कहीं मेरा हाथ पैर तो नहीं टूट गया है? शाय अपने आप से कहता हुआ अपने आप को ऊपर से नीचे तक चेक करता है। जब शाय को विश्वास हो गया कि उसके सिर के अलावा कहीं पर भी चोट नहीं लगी, तब जाकर वह ऊपर देखता है, लेकिन शाय को वहां पर कोई भी माउंटेन नहीं दिखाई दिया। माउंटेन वैली का माउंटेन कहाँ गया? वेट ए मिनट, मैं कहीं इस नदी में बहता हुआ काफी ज्यादा दूर तो नहीं आ गया? शाय अपने आप से कहता है और फिर वह अपने चारों तरफ देखने लग जाता है। शाय के चारों तरफ बहुत ज्यादा घना जंगल था। इस जंगल के पेड़ बहुत ही अजीब थे। उस जंगल के पेड़ ऊंचाई में बहुत ही ज्यादा लंबे थे। इसके साथ ही साथ उनके तने चौड़ाई में इतने चौड़े थे कि उनके तने में कम से कम 10 लोग आराम से फिट हो सकते थे। आसपास के नजरों और स्थिति को देखकर शाय ने एक फैसला किया कि वह आज की रात बड़ी के किनारे पर ही गुजरेगा। कहीं ना कहीं शाय के पास और कोई सेफ और खुली जगह थी भी नहीं। उसके बाद शाय अपने आसपास खाने की तलाश में निकल जाता है। करीब आधे घंटे के बाद शाय को खाने के लिए केले, कोकोन्स और कुछ सब्जियों के अलावा कुछ भी मिला। वैसे तो शाय के लिए ये भी बहुत ज्यादा था। इसके बाद शाय बहुत सी सूखी लकड़ियां लाता है और फिर उनका एक कैंप फायर लगाता है। ओह सीट, मेरे पास तो आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। शाय अपने जेब को टटोलता हुआ अपने आप से कहता है। इतने में शाय को कुछ याद आता है। मुझे तो आग जलाने के लिए किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। मेरे पास फ्लेम डिस्ट्रॉयर है ना, वह तो कैंप फायर के साथ साथ इस जंगल को जला देगा। शाय कहता है और फिर वह अपने पेट को सम्मन करता है। फ्लेम डिस्ट्रॉयर के आते ही फ्लेम डिस्ट्रॉयर ने सबसे पहले शाय द्वारा लगाया गए कैंप फायर को लाइट अप करता है और उसके बाद वह अपनी फेवरेट स्पॉट शाय के कंधे पर बैठ जाता है। फिर शाय अपने पेट की भूख को शांत कराता है। इतनी देर में काफी ज्यादा अंधेरा हो गया था। अब क्या करूं? मेरे स्लीपिंग बैग और टेंट का तो कोई अता पता नहीं है। अब क्या किया जाए? शाय अपने सोने के जुगाड़ के बारे में सोच रहा था कि तभी शाय को एक आइडिया आता है। उसके बाद शाय किसी एक पेड़ की बहुत सी पत्तियों को ले आता है ताकि शाय उन पत्तियों से अपने लिए एक बेड तैयार कर सके। फाइनली सब कुछ हो गया है। फ्लेम डिस्ट्रॉयर, तुम्हें पूरी रात मेरी प्रोटेक्शन करनी। शाय फ्लेम डिस्ट्रॉयर से कहता है और फिर उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा बड़ा ही जाता है और फिर शाय उसके बड़े से शरीर के नीचे जाकर सो जाता है। इससे शाय को अपने सिर पर छत भी मिल गई और इसके साथ ही साथ उसे एलियन से प्रोटेक्शन भी मिल रही थी। अगली सुबह मुझे इस नदी को फॉलो करना चाहिए क्योंकि यही नदी मुझे माउंटेन वैली वापस ले जा सकती है। शाय अपने में यह बात सोचता है। लेकिन जब मैं इस जगह पर आ ही गया हूं, तब तो मैं खाली हाथ लेकर शेल्टर वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ पर एलियंस का शिकार अपने एनर्जी पॉइंट को इंक्रीज कर लेता हूँ। शाय अपने मन में सोचता है और शाय धीरे धीरे नदी के पानी के बहाव की उल्टी दिशा में चलता जाता है। काफी दूरी तक चलने के बाद शाय को नदी से काफी ज्यादा दूर एक बहुत ही अजीब किस्म की गुफा दिखाई दी, जिस पर कुछ जाने पहचाने चिन्ह बने हुए थे। वह इतनी अजीब फीलिंग दे रही थी। इस तरह की फीलिंग को शाय ने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। फिर शाय डिसाइड करता है कि वह इस गुफा ने जाएगा। जैसे ही शाय उस गुफा के पास पहुंचा, वह काफी ज्यादा हैरान रह गया। काफी दूरी तक चलने के बाद शाय को नदी से काफी ज्यादा दूर एक बहुत ही अजीब किस्म की गुफा दिखाई दी, जिस पर कुछ जाने पहचाने चिन्ह बने हुए थे। वह इतनी अजीब फीलिंग दे रही थी। इस तरह की फीलिंग को शाय ने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। फिर शाय डिसाइड करता है कि वह इस गुफा ने जाएगा। जैसे ही शाय उस गुफा के पास पहुंचा, वह काफी ज्यादा हैरान रह गया। शाय हैरान इसलिए था क्योंकि शाय ने पहले कभी भी मिस्ट्री प्लेनेट पर ऐसे सिंबल वाले केव नहीं देखे थे। शाय देखता है कि केव की में एंट्रेंस पर एक बहुत ही यूनिक प्रकार का त्रिशूल बना हुआ था, जिसके दोनों तरफ 2 पंख बने हुए, और इस तरह के त्रिशूल सिंबल शाय ने पहले कभी नहीं देखा हुआ था। कहीं ये कोई ट्रीजर केव तो नहीं है जिसमें टीजर आइटम मिलता है? यदि ऐसा हुआ तब तो मेरे तो मजे ही मजे होंगे। शाय खुश होता हुआ अपने मन में सोचता है। इसके बाद शाय डिसाइड करता है कि वह इस केव को एक्सप्लोर करे कि हो वापस शेल्टर जाएगा। शाय धीरे धीरे उस केव की एंट्रेंस की तरफ जाता है और उसके बाद जैसे शाय इस केव के बड़े से पत्थर के गेट को एक साइड में पुश करने के लिए अपना हाथ लगाता है, वैसे ही उस पत्थर के गेट पर बना हुआ विंड ट्राइडेंट का सिंबल सफेद रोशनी से चमकने लग जाता है, जिसको देखकर शाय अपने पैर पीछे कर लेता है। वह किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वह उस केव की एंट्रेंस से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। शाय ने जैसे ही अपना हाथ केव की एंट्रेंस गेट से हटाया, वैसे ही उसका विंग ट्राइडेंट का सिंबल भी ग्लो करना बंद कर देता है। उसके बाद शाय फिर से उस गेट को पुश करता है और एक बार फिर से वह विंग ट्राइडेंट ग्लो करने लग जाता है।
उसके बाद शाय ने जैसे ही अपना हाथ हटाया वह सिंबल ग्लो करना बंद कर देता है। उसके बाद शाय में कई बार उसे पुश करने की कोशिश की लेकिन वह तो हिलाने का नाम ही नहीं ले रहा था। यार यह गेट आखिर खुल क्यों नहीं रहा है? शाय अपने आप से कहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस गेट को खोलने के लिए अब क्या करे। उसके बाद शाय अपने फ्लेम डिस्ट्रॉयर को बुलाता है। फ्लेम डिस्ट्रॉयर भी अपनी पूरी ताकत लगा लेता है लेकिन उस केव के गेट के ऊपर एक हल्का सा भी निशान भी नहीं आया। उस केव को छोड़कर वहां आसपास सारी जगह जलकर राख बन गई थी। उस नजारे को देखकर शाय ने अपने पेट को वापस ले लिया। अरे भाई, आखिर यह केव बनी किस चीज है? इस पर कोई असर भी नहीं हो रहा है। कहीं यह गुफा अंबुजा सीमेंट से तो नहीं बनी है? शाय स्माइल करता हुआ अपने आप से कहता है और फिर अचानक उसके पीछे से किसी एलियन की गुर्राने की आवाज आई। जब शाय ने पीछे मुड़कर उस एलियन को देखा तो वह पूरी तरह से डर गया क्योंकि उसके पीछे खड़ा हुआ एलियन लेवल 8 का था। वह देखने में एक वुल्फ भेड़िया का चेहरा जैसा था जिसकी कमर पर बहुत सी हड्डियां निकली हुई थी जिनका एंड पॉइंट बहुत ही तीखा था। इसका सामना करना ना तो शाय के बस की बात थी और ना ही उसके पेट फ्लेम एक बस की बात थी। शाय अपने चेहरे को उस एलियन के सामने करके धीरे धीरे पीछे ही और जाने लगा ताकि उसकी और एलियन की कुछ दूरी होते ही वह वहां से भाग सके। लेकिन इस वक्त शाय की पोजीशन बहुत ही गलत थी क्योंकि शाय जैसे ही शाय पीछे की ओर गया वैसे ही वह उस गेट से टकरा गया। केव के गेट से लगते ही गेट का विंग ट्राइडेंट सिंबल ग्लो करने लगा। अब शाय ना तो पीछे जा सकता था और न ही आगे जा सकता था। अब उसके पास उस एलियन से लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब तो मैं कहीं पर नहीं जा सकता हूँ। अब मुझे इससे लड़ना पड़ेगा लेकिन मैं इससे कभी भी जीत नहीं पाऊंगा। शाय अपने मन में सोचता है। वह पहले हमला करने की हिम्मत भी नहीं करता है। उसके बाद शाय और वुल्फ एलियन काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी वुल्फ ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। शाय की भी फटनी स्टार्ट हो गई थी। उसने पहले कभी लेवल 5 के एलियन से फाइट नहीं की और अब उसे सीधे लेवल 8 के पेट से फाइट करनी है जो शाय की औकात से तो बाहर ही थी। शाय उस वुल्फ से फाइट करने ही वाला था कि तभी उस केव का वह स्टोन डोर खुल जाता है और शाय सीधे उसमें में चला जाता है। वह केव गहराई में जा रही थी जिसके कारण शाय लुढ़कते हुई केव की गहराई में जाने लगा था। जब केव का स्टोन डोर खुला तब शाय की पीठ केव के डोर की तरफ थी इसलिए वह पीछे की तरफ गिर गया और लुढ़कते हुए केव की गहराई में जाने लगा। शाय के पीछे पीछे ही वह वुल्फ भी उस केव में जाने लगा लेकिन वह वुल्फ बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा था। कहीं ना कहीं उस वुल्फ को ये केव बहुत ही डेंजरस लग रही थी इसलिए वह धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता हुआ शाय को देखता है। शाय केव की गहराई में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वह अपने आप को संभालता है और फिर अपने चारों तरफ के एरिया को गौर से देखने लगता है। शाय जहां तक देख पा रहा था वही उसे अंधेरा दिखाई दे रहा था। कुछ ही सेकंड बाद शाय को उस केव में किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी जो बहुत ही ज्यादा भारी थी। उन पैरों की आवाज सुनने में ऐसी लग रही कि मानो कोई अपने पैरों में पत्थर के जूते पहन के चल रहा हो। जैसे ही शाय उन पैरों की आवाज की दिशा में देखता है वैसे शाय के रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए थे। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने जो चीज है वो है क्या। अब तो शाय दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ गया। जहां पर शाय के लिए वह वुल्फ खतरनाक था वही अब शाय के लिए उसके सामने खड़ी चीज उससे लाख गुना ज्यादा खतरनाक लग रही थी। शाय ने जब उस केव में उस लाल आंखों वाली चीज को देखा तब वह बहुत ज्यादा डर गया। वह चीज अभी भी अंधेरे में थी इसलिए शाय को सिर्फ उसकी लाल आंखें ही दिखाई दे रही थी। उस चीज से शाय इतना ज्यादा डर कि उसे तो वह वुल्फ भी याद नहीं रहा। जब तक शाय उस डेंजरस मॉन्स्टर जैसी चीज को देख रहा था तब तक अब एलियन वुल्फ भी शाय के पास नीचे आ गया था। लेकिन वह एलियन उस रेड आई वाले मॉन्स्टर को नहीं देख पा रहा था क्योंकि वह एक दीवार के पीछे था। वुल्फ एलियन ने बिना देरी किए शाय पर हमला कर दिया। शाय उस चीज से अपना ध्यान इस वुल्फ की तरफ कर पता इतनी देर में वह वुल्फ शाय के बहुत करीब पहुंच गया था। अब तो शाय के लिए डोज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। कहीं ना कहीं शाय ने भी अपनी मौत की भविष्यवाणी कर ली थी। वह इस वुल्फ से नहीं मारा तो ये रेड आई मॉन्स्टर बहुत ही आसानी से मार देगा, इसलिए शाय ने डोज करने की कोशिश भी नहीं की। उस वुल्फ का पंजा शाय को लगने ही वाला था कि तभी एक बहुत ही शार्प आवाज के साथ वह वुल्फ टुकड़ों में कट गया। शाय ये समझ पता कि यहाँ पर क्या हुआ है तब तक उस वुल्फ के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। जब शाय को समझ आया कि अभी अभी रेड आई मॉन्स्टर ने एक ही झटके में लेवल 8 वुल्फ एलियन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इससे शाय का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। वह तो पहले ही लेवल 8 वुल्फ के सामने कुछ भी नहीं था और अब यह मॉन्स्टर जो लेवल 8 के एलियन को सिंगल हिट मारने का दम रखता है उसके सामने तो वह एग्जिस्ट भी नहीं करता है। अब शाय अपनी मौत का इंतजार कर रहा था।
तभी फिर एक बार उसके साथ ऐसा हुआ जो उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। शाय देखता है कि उस केव की जितनी भी दीवारें थी वो ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ जा रही थी। इसके अलावा शाय देखता है कि उस केव का सारा अंधेरा धीरे धीरे कम होता जा रहा था। जब शाय ने लाइट का सोर्स को देखा तो वह हैरान रह गया था, क्योंकि जिस सोर्स से रोशनी रही थी वह वैसा ही विंग ट्राइडेंट का सिंबल था, लेकिन इस बार इस केव की हर दीवार पर बहुत ज्यादा सिंबल बने हुए थे जो ग्लो कर रहे थे, जिसके कारण ही पूरी केव इन सिंबल की रोशनी में रोशन हो गई थी। जब पूरे केव में रोशनी हो गई थी तब जाकर शाय को वह चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह देखने में एक स्टोन गोलम जैसा था जो पूरा स्टोन का बना हुआ थे और अब उसकी आंखें लाल की बजाय नॉर्मल दिखने लगी थी। शाय अभी भी नहीं जानता था कि वह स्टोन गोलम उसे कब तक जिंदा छोड़ेगा। शाय अब उस स्टोन गोलम की तरफ देख रहा था। उसके बाद वह स्टोन गोलम शाय के नजदीक आता है और फिर के अपने घुटनों पर बैठकर शाय के सामने अपना सिर झुका लेता है। सिर को झुकाते हुए वह स्टोन गोलम शाय से कहता है, मास्टर आपका यहाँ पर स्वागत है। मैं यहाँ का केव गार्डियन हूँ। मैं पिछले 1000 सालों से आपका इंतजार कर रहे था। फाइनली अब आप यहाँ पर आ ही गए। शाय उस स्टोन गोलम की बात सुनकर उसका डर शॉक में बदल गया। शाय को अब तक बहुत से झटके लग चुके थे, लेकिन अब शाय को जो झटका लगा था वो सबसे बड़ा था। मैं मास्टर किसका, क्यों, कब, कैसे? शाय हैरानी में अपनी हड़बड़ाती हुई आवाज में उस स्टोन गोलम से पूछता है। मेरा मास्टर वही हो सकता है जिसके पास पवित्र त्रिशूल का निशान है, और आपके पास पवित्र त्रिशूल का निशान है, और इसी निशान के कारण आप इस केव में एंटर कर पाए हो। यदि आपके पास वह पवित्र निशान नहीं होता तब ना तो आप इन दूसरे केव के निशानों के ग्लो कर पाते और ना ही इस केव का दरवाजा खोल पाते। चाहे आप बिना निशान के कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, आप इसके दरवाजे पर एक खरोच भी नहीं लगा पाते। वह केव गार्डियन शाय को बताता है। मेरे पास पवित्र त्रिशूल का निशान कहाँ पर है? शाय फिर पूछता है, क्योंकि शाय भी नहीं जानता था कि उसके पास ऐसा कौन सा निशान जिसके बारे में उसे भी नहीं पता है। वह पवित्र निशान आपकी पीठ पर है, केव गार्डियन शाय से कहता है, और फिर शाय के पीछे एक पत्थर खड़ा कर देता है जो देखने में किसी मिरर से कम नहीं था। उस पत्थर के आते ही शाय उस पत्थर में देखता कि उसकी पीठ से एक बड़ा विंग त्रिशूल शेप के आकार में रोशन जैकेट से होती हुई बाहर आ रही थी। उसके बाद शाय ने जल्दी से अपना जैकेट उतारा और फिर देखा कि उसकी पीठ पर वैसा ही सिंबल बना हुआ था जो केव की डोर पर बना हुआ था, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा निशान भी बने हुए थे। ये सिंबल भी उस सिंबल की तरह ग्लो कर रहा था जिसकी वजह से शाय की पीठ चलती फिरती फ्लैशलाइट बनी हुई थी। लेकिन मैंने ये निशान आज से पहले तो कभी नहीं देखा, फिर यह अचानक से मेरी पीठ पर कैसे आ सकता है? शाय हैरानी से अपनी पीठ देखता हुआ गार्डियन से पूछता है। ये पवित्र निशान तभी दिखाई देता है जब तुम पवित्र त्रिशूल के किसी भी भाग के नजदीक होते हैं, और यहाँ पर पवित्र त्रिशूल तक पहुँचने के लिए आपको एक चाबी की जरूरत पड़ेगी, और उस चाबी के 2 भाग हैं, जिनमें में से एक टुकड़ा इस गुफा में है जिसकी रक्षा मैं कर रहा हूँ, केव गार्डियन शाय को बताता है। पवित्र त्रिशूल मतलब होली ट्राइडेंट, ट्राइडेंट साइन, शाय अपने मन में सोचता है। पवित्र त्रिशूल मतलब होली ट्राइडेंट, ट्राइडेंट साइन, शाय अपने मन में सोचता है। ये पवित्र त्रिशूल है क्या? मतलब है कि यह करता क्या है और तुम इसकी प्रोटेक्शन किससे कर रहे हो? शाय उस केव गार्डियन से पूछता है। ये पवित्र त्रिशूल एक प्रकार का हथियार है जो तुम्हें होली किंगडम में मिलेगा, और उसकी चाबी का आधा हिस्सा मेरे पास है, बाकी का आधा हिस्सा कहीं दूसरी जगह पर है जिसका पता आपको अपने आप ही चल जाएगा। पवित्र त्रिशूल थंडर एलिमेंट का सबसे पावरफुल वेपन है जो थंडर के साथ साथ हवा और वाटर एलिमेंट का यूज भी कर सकता है। मैं यहाँ पर इसकी रक्षा DEMONLORD से कर रहा हूँ। यदि एक बार उसे मिल गया तब तुम्हारे लिए उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वह केव गार्डियन शाय को समझाता है। DEMONLORD, वह कौन है और मुझे उसे क्यों हराना है? शाय कंफ्यूज के साथ उस केव गार्डियन से पूछता है। DEMONLORD मिस्ट्री प्लेनेट के सभी डिमंस मतलब शैतानों का राजा है, और यदि आपने उसे नहीं हराया तो वह आपकी और मेरी दुनिया के साथ साथ इस मिस्ट्री प्लेनेट को भी नरक बना देगा। वह केव गार्डियन शाय को बताता है। क्या डेमंस, ये सब सच में होते हैं क्या? शाय हैरानी से कहता है। आपको डिमंस के बारे में नहीं पता है क्या? लेकिन जहां तक मुझे बताया गया है, अर्थ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको डिमंस के एक्जिस्टेंस के बारे में पता है। वो लोग अब तक अर्थ को प्रोटेक्ट करते आ रही है, केव गार्डियन शाय को बताता है। लेकिन कोई भी इंसान अपनी इंसानी एलिमेंट पावर से कभी भी DEMONLORD को नहीं हरा सकता है। केवल वो इंसान ही DEMONLORD को हरा सकते हैं जिन्होंने अपने 5 एलिमेंट को अनलॉक और लेवल 9 किया हो।
अर्थ पर आपके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है 9 एलिमेंट को अनलॉक कर पाया है और बहुत ही कम समय में अपने 9 एलिमेंट को लेवल 9 या फिर उससे भी ऊपर ले जा सकते हैं। केव गार्डियन शाय को बताता है, 1 मिनट, आपने अभी क्या कहा? लेवल 9 से ऊपर भी किसी एलिमेंट के लेवल होते हैं। शाय की हैरानी अभी काम हुई थी कि केव की यह सुनकर शाय फिर हैरान होता हुआ कहता है, हाँ, हर एक एलिमेंट के 9 लेवल से ज्यादा होते हैं। केव गार्डियन कहता है, लेकिन मेरे सिस्टम पैनल पर तो लेवल 9 तक की अपग्रेड आज थी और आगे किसी भी टाइप के लेवल के बारे में कुछ भी नहीं है। शाय पूछता है, हाँ आप सही कह रहे हो लेकिन आगे के लेवल को आपको अपने दम पर ही अनलॉक करने होंगे, इसलिए के लिए कोई अपग्रेड आर्ट नहीं है, जैसे मैंने किया। मैं भी आपकी तरह ही हूँ लेकिन मैं अपने स्टोन एलिमेंट की लेवल 11 पर हूँ इसलिए मेरा ये रूप है। केव गार्डियन शाय से कहता है, क्या सच में? तो फिर तुम अपने असली रूप में क्यों नहीं आ जाते हो? शाय शॉक्ड होता हुआ केव गार्डियन से कहता है, मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, मुझे पहले आपको उस पवित्र त्रिशूल की चाबी का आधा भाग देना होगा और फिर मैं यहाँ से सीधे अपने होली किंगडम में जोगी और वहां पर जाकर ही मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ। केव गार्डियन शाय को कहती है, तुम एक लड़की हो? शाय उसकी बातों को सुनकर उससे पूछती है, हाँ मेरा नाम आयरा है और मैं होली किंगडम से हूँ। आयरा शाय से कहती है, होली किंगडम, ये नाम मैंने पहले भी सुना है, पर कहाँ? आयरा की बात सुनकर शाय सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद सोचने के बाद शाय को याद आ जाता है कि उसने होली किंगडम अपने पापा के सीक्रेट रूम में रखे हुए एक पुराने कागज में पढ़ा था। इसका मतलब पापा होली किंगडम के बारे में जानते थे। यदि पापा होली किंगडम के बारे में जानते हैं तब तो वो डिमंस के बारे में भी जानते थे, कहीं उनकी मौत डिमंस की वजह से तो नहीं हुई। शाय सोचता है और फिर वह आयरा से अपने पापा के बारे में पूछने ही वाला था लेकिन वह बीच में ही रुक जाता है क्योंकि शाय जानता था कि आयरा पिछले 1000 सालों से यहीं पर है और उसके पापा तो 15 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। ये होली किंगडम कहाँ पर है? शाय आयरा से पूछता है। इसकी कोई लोकेशन नहीं है, यहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जिनको यहाँ पर आने की इजाजत होती है। उनके लिए होली किंगडम अपने आप ही उनके सामने एक दरवाजा खोल देता है। आयरा शाय को बताती है, क्या आप इम्मोर्टल हो? शाय आयरा से पूछता है, मैं तब तक ही इम्मोर्टल रहूंगी जब तक मैं इस चाबी की रक्षा करूंगी। जब ये चाबी अपने असली मालिक के पास चली जाएगी तब मेरी जिंदगी फिर से शुरू हो जाएगी, उसके बाद मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जी सकूंगी और मार भी सकूंगी। आयरा शाय को बताती है, अब आपके सवाल खत्म हो गए होंगे तो अब पवित्र त्रिशूल की चाबी को लेने चले। आयरा शाय से कहती है, एक आखिरी सवाल, क्या आप मेरी होली डेमन बॉडी के बारे कुछ बता सकते हैं? शाय एक आखिरी सवाल अपनी बॉडी टाइप के बारे में पूछता है। आपकी होली डेमन बॉडी का मतलब है कि आपकी आधी बॉडी एक गॉड की है और बाकी आधी बॉडी एक डेमन की है। आयरा शाय को कहती है। आयरा की बात सुनकर शाय को थोड़ी ही हैरानी हुई क्योंकि कहीं ना कहीं शाय इसके बारे जानता था। यदि आपके सवाल पूरे हो गए तो अब चले। आयरा शाय को कहती है, पर रास्ता कहाँ पर है? शाय चारों तरफ देखता हुआ आयरा से पूछता है। ये रहा। आयरा अपने हाथ को एक दीवार की तरफ पॉइंट करती है। आयरा के पॉइंट करते ही वह दीवार नीचे धंसना स्टार्ट हो जाती है। उसकी दूसरी का नजारा देखकर शाय के होश ही उड़ जाते हैं। ये रहा। आयरा अपने हाथ को एक दीवार की तरफ पॉइंट करती है। आयरा के पॉइंट करते ही वह दीवार नीचे धंसना स्टार्ट हो जाती है। उसकी दूसरी का नजारा देखकर शाय के होश ही उड़ जाते हैं। ये रहा। आयरा अपने हाथ को एक दीवार की तरफ पॉइंट करती है। आयरा के पॉइंट करते ही वह दीवार नीचे धंसना स्टार्ट हो जाती है। उसकी दूसरी का नजारा देखकर शाय के होश ही उड़ जाते हैं। शाय देखता है कि उस दीवार के पीछे एक बहुत ज्यादा सुंदर गार्डन था जिसके बीचों बीच एक स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसके चारों वही पवित्र निशान बना हुआ था और वो सभी निशान की ग्लो के वहां चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी। शाय की नज़ारे इस जगह से है भी नहीं रही थी, ऐसी सुंदर जगह शाय ने पहले कभी भी नहीं देखा था, इसलिए जब शाय ने इस जगह को पहली बार देखा तब वह उतना हैरान हो गया था। आपने त्रिशूल के बारे में तो बता दिया लेकिन आपने इन विंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया, इनका क्या मतलब है? शाय आगे बढ़ते हुए आयरा से पूछता है। इनके बारे में मैं भी ज्यादा कुछ भी नहीं जानती हूँ लेकिन इन विंग्स को थंडर विंग्स के नाम से जाना जाता है। आयरा शाय को बताती है। थंडर एलिमेंट का ट्राइडेंट तो विंग्स भी थंडर एलिमेंट का होना ओबेवियस था। शाय मन ही मन में सोचता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। मास्टर आप भी अपना हाथ इसे रखो।
उस स्ट्रक्चर के पास पहुंचकर आयरा ने अपना हाथ उस स्ट्रक्चर पर रखते हुए शाय से कहती है। हाँ, ठीक है। शाय आयरा की बात सुनकर अपना हाथ भी उस स्ट्रक्चर पर रख देता है। दोनों के हाथ रखते ही वह स्ट्रक्चर अपना शेप बदलने लग जाता है। कुछ ही सेकेंडों के बाद उसमें में से एक बहुत ही चमकदार चीज बाहर आती है। वह देखने में एक छोटे से त्रिशूल जैसी थी, जिसको देखकर शाय समझ गया कि वही पवित्र त्रिशूल की पहली चाबी है। उसके बाद आयरा उस चाबी को उठाती है और शाय के हाथों में रख देती है। मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया है। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर न दिखूं, लेकिन होली किंगडम में फिर मिलते हैं। आयरा शाय से कहती है और उसके बाद वही शाय के सामने एक गोल्डन रंग का एक दरवाजा खुल जाता है और वह उसमें चली जाती है। तो इस प्रकार से एंट्री होता है होली किंगडम में। तभी तो किसी को भी होली किंगडम का पता नहीं है। शाय आयरा को जाता हुआ देखकर अपने आप से कहता है। उसके बाद शाय वहां से बाहर निकल जाता है और शाय कहीं पर भी नहीं रुकता है। वह इस नदी के बहाव की उल्टी दिशा में लगातार चलता जा रहा था। करीब आधे दिन के बाद शाय फाइनली उस माउंटेन वैली पर पहुंच ही गया था। मैं बहता हुआ कितना दूर चला गया था। यहाँ तक आने में मुझे आधे दिन का समय लग गया। मैं अपने फ्लेम डिस्ट्रॉयर की मदद से आधे दिन में पहुंच गया, नहीं तो मुझे तो यहाँ तक आने में कई दिन लग जाते। शाय कहता है और फिर वह अपने पेट की मदद से माउंटेन के ऊपर चला जाता है। उसके बाद शाय उस दिन उसी माउंटेन पर रहता है और फिर वह शेल्टर के लिए निकल जाता है। काफी दिन बाद जाकर शाय शेल्टर पहुंचता है और फिर वह देखता है कि शेल्टर का पेट कंपटीशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। इतने दिनों में शाय ने बहुत से शिकार किए, जिनसे शाय को कुल 2000 से भी ज्यादा एनर्जी पॉइंट हासिल कर लिए थे, जो उसके लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहा था। अब मुझे अगले 4 महीनों तक शिकार पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। शेल्टर के अंदर आता हुआ शाय अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए कहता है। अरे शाय, तुम इतने दिन कहाँ पर थे? तुम्हें पता है जय और हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। शाय को शेल्टर के गेट में एंटर करता हुआ देखकर निधि शाय को कहती है। हम सबको लगा कि तुम वैली में गिर गए हो। निधि फिर से शाय से कहती है। हाँ, मैं वैली में ही गिर गया था, काफी मुश्किल से वहां से बाहर आया हूँ, इसलिए मुझे इतना समय लग गया। शाय निधि को बताता है। क्या तुम सच में वैली में गिर गए थे? लेकिन कैसे, और वहां से गिरते वक्त बचे कैसे? शाय की बात सुनकर निधि सरप्राइज के साथ शाय से पूछती है। मैं वैली से नीचे गिरते वक्त एक छोटी नदी में गिर गया था, जिसके कारण मैं बेहोश हो गया और उसके बाद वह नदी मुझे बहाकर काफी ज्यादा दूर ले गई। वहां से आने में मुझे काफी ज्यादा समय लग गया था। शाय निधि को सारी बात बताता है। निधि से कुछ देर और बात करने करने के बाद शाय जय से मिलने चले जाता है, ताकि जय शाय को लेकर और ज्यादा परेशान ना हो। उसके बाद शाय पूरे शेल्टर में जय को ढूंढता है, लेकिन जय शाय को कहीं पर भी नहीं मिला। लगता है जय शेल्टर से बाहर गया हुआ, तभी वह शेल्टर में दिखाई नहीं दे रहा है। शाय अपने आप से कहता है और वह अपने कमरे की तरफ चला जाता है, ताकि वह अपनी थकान का दूर कर सके। दूसरी तरफ एक कमरे में इशिता, रोहित और बाकी सब किसी लड़की से बात कर रहे थे। प्लीज इशिता जी, मैं उन दोनों को अलग नहीं कर पाऊंगी, मेरे से यह नहीं होगा। वह लड़की इशिता और बाकी सब से कहती है। तुमको पता है ना, यदि तुमने यह नहीं किया तो तुम और तुम्हारे परिवार की जिंदगी मेरे हाथों में है। इशिता उस लड़की से कहती है। लेकिन मैं ये काम। वह लड़की इतना ही कहती है कि इशिता ने अपने पॉकेट से कुछ फोटोग्राफ्स निकल ली और फिर उनको उस लड़की के सामने हवा में लहराने लगी। इन फोटोज में तुम्हारी बॉडी क्या ही लग रही है। मुझे नहीं पता था कि तुम बिना कपड़ों के इतनी सेक्सी लगती हो। और यही सेक्सी और बिना कपड़ों की फोटोज बाहर चली गई तब। इशिता उन फोटोज को देखकर हंसती हुई उस लड़की से कहती है। इशिता की बात सुनकर उसका चेहरा शर्म के कारण नीचे झुक जाता है। उसके बाद वह लड़की उन लोगों से कोई और बात किया बिना ही वहां से बाहर जाने लगती है। एक बात और, उनमें से किसी को भी कुछ पता चला या उनको कुछ भी बताने की कोशिश की तो देख लेना, मेरी नज़र हमेशा तुम्हारे पर रहेगी, इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार सोच जरूर लेना। इशिता उससे कहती है। शायद पिछले कुछ दिनों से शेल्टर में रुककर जय का इंतजार कर रहा था, ताकि वह जय को पर्सनली बात सके कि वह ठीक है। शायद बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके घर चले जाने के बाद जय उसके बारे में किसी भी प्रकार की फिक्र करे, इसलिए जब तक वह जय से फेस टू फेस मिलकर यह नहीं दिखा देता कि वह पूरी तरह से ठीक है, तब तक जय को भी विश्वास नहीं होगा। ये जय का भी नहीं पता है कि यह शेल्टर में कब तक आएगा। तब तक मैं क्या करूं? शाय अपने कमरे के बाहर खड़े हुए सोचता है। तभी शाय को कुछ याद आता है और फिर वह सीधे कमरे के अंदर चला जाता है।
कुछ ही समय में शाय कमरे से बाहर भी आ जाता है। मेरे पास नया एनर्जी कोर है, जय के आने तक मैं इन सबको मार्केट में बेच के आ जाऊंगा। लेकिन मुझे सबसे पहले तो अनिका दी से इनके बारे में बात करनी चाहिए, क्या पता उनको भी किसी एनर्जी कोर जरूरत हो। शाय मन ही मन सोचता है और फिर वह अनिका के कमरे की तरह निकल जाता है। अरे शाय, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें किसी भी प्रकार की चोट वोट तो नहीं लगी? मैंने सुना कि तुम माउंटेन वैली से नीचे गिर गए थे। शाय को अपने तरफ आता हुआ देखकर अनिका चिंतित होती हुई उससे पूछती है। अनिका दी पूछने के लिए शुक्रिया, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। शाय अनिका को जवाब देता हुआ उससे कहता है, थैंक गॉड, मुझे जब जय ने तुम्हारे बारे में बताया तब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है, लेकिन अब तुम्हें सही सलामत देखकर काफी अच्छा लग रहा है। अनिका शाय से कहती है, मुझे आपकी की मदद चाहिए। शाय अनिका को मदद करने के लिए कहता है, तुम्हें क्या मदद चाहिए? अनिका शाय से पूछती है। मेरे पास 9 एनर्जी कोर है, जिनमें से एक लेवल 5 के एलियन का एनर्जी कोर है, 3 एनर्जी कोर लेवल 4 एलियंस के हैं और बाकी 5 एनर्जी कोर लेवल 3 एलियंस के हैं। क्या आप मेरे लिए इनको इनकी बेस्ट प्राइस पर बेच सकते हो? शाय सभी 9 एनर्जी कोर्स को अनिका के सामने रखकर उससे पूछता है, तुम्हें इतने सारे एनर्जी कोर कहाँ से मिल गए? अनिका अपनी आंखों में एक चमक के साथ शाय से पूछती है, इतने सारे? आपको पता है 9 एनर्जी कोर को हासिल करने के लिए लगभग 600 एलियंस को मारा है, उसके बाद भी मुझे सिर्फ 9 मिले। मुझे इतने एलियंस के बदले कम से कम 20 से ज्यादा एनर्जी कोर मिलने चाहिए। शाय अनिका से थोड़े अजीब तरीके से बात करता है। उसके तरीके और बातों को सुनकर अनिका समझ जाती है शाय अपनी लक की बात कर रहा है, उसने इतने सारे एलियंस को मारकर भी सिर्फ 9 एनर्जी कोर ही मिले। मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगी, पर क्या मैं इनमें से एक को खरीद सकती हूँ? अनिका एक एनर्जी कोर को लालच के साथ देखती हुई शाय से कहती है। हाँ, जरूर, शाय अनिका को अपना जवाब देता है। इस एनर्जी कोर के मैं तुम्हें 10 लाख दे दूंगी। अनिका शाय से कहती है, 10 लाख सिर्फ एक एनर्जी कोर के? क्या यह इतना महंगा है? शाय हैरानी से अनिका को पूछता है। ये लेवल 5 का एनर्जी कोर बहुत ही रेयर है, इसलिए इसकी कीमत भी काफी ज्यादा है। यदि मैंने 5 कोर को कंबाइन करके एक एलिमेंट एनर्जी कोर बना लिया तब तो उसकी कीमत 1 करोड़ तक चली जाती है। अनिका शाय को बताती है। 1 करोड़? शाय हैरानी से कहता है। ठीक, और मेरे बाकी सब को मिलाकर मैं कुल कितने पैसे कमा सकता हूँ? शाय अनिका से पूछता है। तुम बाकी 8 एनर्जी कोर से कुल मिलाकर 25 से 30 लाख तक कमा सकते हो और 10 लाख इस लेवल 5 के एनर्जी कोर के लिए, सभी को मिलाकर कुल 35 से 40 लाख तक कमा सकते हो। अनिका शाय से कहती है। सच में? तब तो आप इनको जिस तरह से बेचना चाहे वैसे बेच दो। शाय एक्साइटेड होता हुआ अनिका से कहता है। ठीक है, फिर हम अभी शेल्टर मार्केट में चलते हैं। आज मैं भी फ्री हूँ, इसलिए मेरा भी इसमें दिन निकल जाएगा। अनिका शाय से कहती है और फिर दोनों शेल्टर मार्केट में चले जाते हैं। वहां पर अनिका और शाय रात तक अपने 8 एनर्जी कोर बेच देते हैं, जिनसे शाय को लगभग 35 लाख रुपए मिल गए थे। अनिका दी, आप तो कमाल की सेलर हो, आपने तो 25 लाख के एनर्जी कोर को 35 लाख में बेच दिया। शाय अनिका की तारीफ करता हुआ उससे कहता है। थैंक यू, और ये रहे तुम्हारे बाकी के 10 लाख रुपए। अनिका शाय को सभी 45 लाख रुपए देती हुई शाय से कहती है। थैंक यू अनिका दी। शाय अनिका को कहता है। सेम टू यू, अनिका भी शाय को कहती है और फिर वो दोनों किसी और टॉपिक पर बात करने लग जाते हैं। उसके बाद शाय अपने कमरे में आ जाता है। अब लगता है कि अच्छा हुआ कि मैं पेट कंपटीशन से बाहर हो गया, नहीं तो मैं कभी भी इतना पैसा नहीं कमा पाता। हालांकि मुझे विनिंग के 75 लाख मिलते, पर इसके सामने वह भी कम है। मुझे 45 लाख एनर्जी कोर से मिल गए और एनर्जी पॉइंट की बात करूं तो 2000 एनर्जी पॉइंट की प्राइस लगभग 50 लाख होगी, तब तो मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए। शाय अपनी कमाई को कैलकुलेट करता है। नॉक नॉक, किसी ने शाय के दरवाजे को नॉक किया। जब शाय ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसके सामने जय खड़ा हुआ था। मेरे भाई, तू ठीक है ना? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना डर गया था। जय शाय के दरवाजा खोलते ही शाय को ऊपर से नीचे तक चेक करने लग जाता है। अरे जय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तू फालतू में मेरी फिक्र करता रहता है। शाय जायव को समझाता है। तुम्हें पता है कि मैंने आज 45 लाख रुपए कमाए हैं? शाय जय को बैठता हुआ उससे कहता है। वो कैसे? जय शाय से पूछता है। वो मैंने पिछले कुछ दिनों में 9 एनर्जी कोर कलेक्ट किए थे, उन्हीं को बेचकर मैंने इतने पैसे कमाए हैं। शाय जय को बताता है।
अब तो तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, तो तुम अब घर कब जा रहे हो? जय शाय से पूछता है। मैं तो कब का चला जाता, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शाय जय से कहता है, मैं तुम्हें ढूंढने के चक्कर में काफी टाइम शेल्टर से बाहर ही रहता था, लेकिन आज जब शेल्टर पहुंचा तो कई लोग ने बताया कि तुम शेल्टर में आ गए हो, तो फिर मैं सीधा तुम्हारे पास आ गया। जय शाय से कहता है, ठीक है, अब मैंने तुम्हें सही सलामत देख लिया है, अब मैं चलता हूँ। अब तो कुछ महीनों बाद ही हमारा मिलना होगा। जय शाय से कहता है, तुम अपने घर कब जा रहे हो? शाय जय से पूछता है। अभी कुछ महीने यही रहूंगा, फिर जाऊंगा। जय जवाब देता है। ठीक है, बाय बाय। जय शाय से कहता है और फिर वह उस कमरे से बाहर चला गया। बाय बाय। शाय भी जय से कहता है और फिर वह जय को उस कमरे से बाहर जाते हुए देखता है। सुबह के समय फाइनली वह वक्त आ गया जब मैं अपने पुराने घर पर जा सकता हूँ, लेकिन मेरा ये कमरा भी अब मुझे अपना घर सा लगने लगा था। लेकिन अब तुझे कुछ दिनों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ये वादा है कि मैं कुछ दिनों बाद यहाँ पर वापस आएगा, तब तक अपना ख्याल रखना। शाय अपने कमरे से बात करता है और फिर वह अपने कमरे से निकलकर मिस्ट्री प्लेनेट की पोर्टल की तरफ निकल जाता है। शाय के पास सिर्फ एक बैकपैक था जिसमें 45 लाख रुपए और एक जोड़ी कपड़े थे। शाय की अपने घर लौटने की यही पैकिंग थी। वैसे भी यहाँ आते वक्त शाय के पास सिर्फ कुछ हजार रुपए थे जो जय और अनिका ने मिलकर शाय को दिए थे। पोर्टल के पास आकर शाय देखता है कि अब की बार पोर्टल पहले बहुत ज्यादा अलग दिखाई दे रहा था। जब वह पहली बार मिस्ट्री प्लेनेट पर आने के लिए पोर्टल में गया था तब शाय ने देखा था कि इस पोर्टल के बीच की हवा में क्रैक पड़े थे, और तब शाय को उस पोर्टल के आर पार सिर्फ वही की दूसरी साइड दिखाई दे रही थी। लेकिन अब शाय देखता है कि वह मिस्ट्री प्लेनेट पर रहकर भी अर्थ के उस पोर्टल आइलैंड के पोर्टल के पास की जगह को बहुत ही आसानी को और साफ साफ देख सकता था। उसके बाद उस पोर्टल की दूसरी साइड जाकर देखता है, उसे वैसे ही अर्थ के पोर्टल के आसपास की जगह दिखाई दे रही थी। हेलो लड़के, तुम पोर्टल के इधर उधर क्या देख रहे हो? एक अनजान आदमी शाय से कहता है। क्या मैं? शाय अपनी तरफ उंगली करते हुए उस आदमी से पूछता है। हाँ, तुम ही। तुम पोर्टल के इधर उधर क्या देख रहे हो? वह आदमी शाय से पूछता है। मैं जब पहली बार यहाँ पर आया तब मुझे ये पोर्टल बहुत ही अलग लगा था, जबकि अब उससे बहुत अलग है। ऐसा क्यों? कहीं यहाँ का पोर्टल और अर्थ का पोर्टल अलग अलग तो नहीं है? शाय उस आदमी से पूछता है। तुम बहुत भोले हो, तुम्हें यहाँ पर आए इतना वक्त हो गया है और तुम्हें पोर्टल के बारे में भी नहीं पता है। ये पोर्टल केवल पहली बार मिस्ट्री प्लेनेट पर एंटर करने वाले इंसान को ही यह पोर्टल अलग दिखाई देता है और फिर ऐसा दिखाई देने लग जाता है जैसा कि तुम अब देख रहे हैं। अब से तुम्हें ये पोर्टल ऐसा ही दिखाई देगा। जब मैंने भी पहली बार यहाँ पर आया था तब मुझे भी पोर्टल के बीचों बीच की हवा में क्रैक पड़ते हुए दिखाई दिया था, और फिर मैंने जैसे ही एंटर किया मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं बिना किसी रोशनी और एयर क्रैक के अर्थ पर जा सकता हूँ। वह आदमी शाय को समझाता है। तो अब से मुझे ये पोर्टल ऐसा ही दिखाई देने वाला है। शाय फिर उस आदमी से पूछता है। जी हाँ, अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो और अपने घर जाओ। वह आदमी शाय से कहता है। उसके बाद शाय उस पोर्टल में आता और चलते चलते ही वह अर्थ पर भी आ जाता है। शाय को ना तो किसी प्रकार की रोशनी दिखाई दी और ना ही और कुछ दिखाई दिया। इसके बाद शाय इस चीज में अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वह सीधे मेट्रो सबवे की तरफ चला जाता है। वहां पर अपना प्लेनेट कार्ड का यूज करके सीधे मेट्रो में चढ़ गया। शाय के मेट्रो में चढ़ते ही उसे एक ऐसा इंसान मिला जो पिछले काफी दिनों से उसके साथ थी, और वह दोनों अब काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। वह इंसान और कोई नहीं बल्कि निधि चौहान थी। वह भी अपने घर जा रही थी। अरे शाय, क्या इत्तेफाक है, तुम भी अपने घर जा रहे हो? निधि शाय को देखती हुई शाय से पूछती है। अरे निधि जी, आप ही अपने घर जा रही हो क्या? शाय भी सरप्राइज होता हुआ निधि से पूछता है। हाँ, मुझे अपने घर की याद आ गई, तभी मैं घर जा रही हूँ और 1 महीने में वापस भी आ जाएगी। निधि शाय को बताती है। लेकिन आप आई कब? मैं अभी पोर्टल से आया तब मुझे आप कहीं नहीं दिखाई दी। शाय निधि से पूछता है। मैं कल ही यहाँ पर आ गई थी और कल से मैं अपने पापा के साथ ही रह रही हूँ। निधि शाय से कहती हैं। अच्छा, तो आपके पिताजी यहाँ पर क्या काम करते हैं? शाय निधि से पूछता है। मेरे पापा यहाँ पर लोको पायलट के असिस्टेंट है। निधि शाय कहती है। क्या? पर क्यों? तुम्हारे पापा को काम करने की क्या जरूरत है? तुम तो चौहान फैमिली से हो। शाय हैरानी से निधि से पूछता है।
मेरे सरनेम में चौहान जरूर है, लेकिन मेरा परिवार चौहान परिवार में नहीं आता है। मेरा परिवार एक मिडिल क्लास परिवार है। निधि शाय से कहती है। मुझे लगा कि आपका परिवार चौहान परिवार की मेन ब्रांच से होगा। शाय शॉक के साथ निधि से कहता है, ऐसा नहीं है, मैं और मेरा परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली है। और रही चौहान फैमिली की, उनका और मेरा सरनेम ही सेम है, इसके अलावा उनका परिवार मेरे परिवार से अलग है। निधि शाय अपने परिवार के बारे में बताती हुई कहती है। शाय तुम्हारी फैमिली क्या करती है? निधि फिर शाय से पूछती है। क्या? शाय थोड़ा हड़बड़ाहट के साथ निधि से पूछता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी शाय से उसके परिवार और उसके पिता के बारे में नहीं पूछा था, इसलिए निधि के इस सवाल को सुनकर शाय थोड़ा हड़बड़ा गया था। मैंने पूछा तुम्हारी फैमिली क्या काम करती है? और तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? निधि फिर से शाय से पूछती है। मैंने पूछा तुम्हारी फैमिली क्या काम करती है? और तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? निधि फिर से शाय से पूछती है। मेरा कोई परिवार होगा तब तो बताओगा ना? शाय एक हल्की स्माइल के साथ निधि से कहता है। क्या मतलब है तुम्हारा? निधि कंफ्यूज होती हुई शाय से पूछती है। मेरे कहना का मतलब यह है कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है। शाय निधि से कहता है। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा कोई भी परिवार नहीं है। लेकिन तुम्हारे अनाथ होने के बारे में शेल्टर में कोई भी नहीं क्यों नहीं जानता है? निधि शाय को सॉरी बोलती हुई शाय से पूछती है। मेरे अनाथ होने के बारे में जय और उसकी बड़ी बहन अनिका दी के अलावा कोई नहीं जानता है। वैसे भी मैं किसको ही बताता, मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है शेल्टर में। और यदि होते तब भी उनको बताने का क्या ही फायदा होगा? शाय निधि से कहता है। शाय की बात को सुनकर निधि काफी हैरान थी, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानती थी कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। निधि भी काफी समय से अकेले रही थी, इसलिए वह इस बारे में बहुत ही अच्छे से जानती थी। मैं तो सिर्फ 2 साल अकेले रही, जिसमें मेरे कुछ दोस्त भी थे, तब भी मुझे इतना अकेलापन लगता था कि कभी कभी तो मेरा मन ये सब छोड़कर घर जाने को करता था। और जहां तक मैंने देखा, गई शाय का जय के अलावा कोई दोस्त नहीं है, और वह भी काफी समय बाद मिलता है, तब तो शाय कितना अकेलापन फील करता होगा। निधि शाय के दर्द के बारे में सोचती है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है जिसको तुम अपना पिता मान सको? मेरा मतलब है कि तुम्हारे अनाथ आश्रम में कोई तो बड़ा होगा ना जिसको तुम अपना मानते होंगे? निधि शाय से पूछती है। मैं उन जैसे लोगों से दोबारा मिलना नहीं चाहता, अपना मानने की बहुत दूर की बात है। शाय थोड़े गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ निधि से कहता है। शाय को ये बात कहते हुए उन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। क्यों? ऐसा भी क्या कर दिया है उन लोगों ने? निधि कंफ्यूज होती हुई शाय से पूछती है। आपको एक राज की बात बताऊं, तुम्हें पता है कि इस दुनिया तुम जितनी ज्यादा अमीर, मतलब तुम्हारी रिस्पेक्ट उतनी ही ज्यादा। इस दुनिया में कोई भी कितना भी ईमानदार और दूसरे लोगों की सहायता करने वाले इंसानों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, जबकि वो लोग उन लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जो बहुत अमीर और घमंडी है। रही बात मेरे अनाथ आश्रम के लोगों की, वो लोग इतने कमीने और हरामी किस्म के इंसान हैं कि वो लोग पैसों के बदले किसी भी अनाथ बच्चे को मार भी सकते हैं। आपको पता है कि उन जैसे लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनके अनाथ आश्रम के अनाथ बच्चे भूखे हैं या नहीं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, कोई बच्चा बीमार हो गया, उसका इलाज कराने के बजाय वो लोग उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। वैसे भी कोई सा बच्चा मर भी गया तो भी उस बच्चे के बारे में पूछने वाला कोई नहीं है। शाय अपने अनाथ आश्रम के लोगों के बारे में सच्चाई बोल को बताता है। कहीं ना कहीं शाय के मन भी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए शाय थोड़ा गर्म होते हुए निधि से कहता है। इधर काफी देर से निधि शाय की बातें सुने जा रही थी, उसे कोई आइडिया नहीं था कि किसी अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ ऐसा भी होता है। इन अनाथ आश्रम में डोनेशन देने के बहुत से अमीर परिवारों के लोग आते थे, उनके लिए और उनके बच्चों के लिए अनाथ बच्चा सिर्फ खिलौना मात्र है। उनके शरीर पर गहरी चोट भी आ जाए तब कोई भी अनाथ बच्चे के पास नहीं आता, जबकि उसी जगह कोई अमीर फैमिली के किसी भी बच्चे को हल्की सी भी चोट आ जाती तब ये सभी लोग भागते हुए उसके पास आ जाएंगे। मेरे अनाथ आश्रम की सबसे खराब चीज यह है कि वहां पर काम करने वाले लोग वहां के अनाथ बच्चों को पैसे के लिए अमीर लोगों को बेच देते हैं, और वो अमीर लोग उनसे कुत्तों की तरह काम करवा सके। शाय निधि से कहता है। शाय की यह बात सुनकर निधि बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। निधि ने आज तक कभी भी किसी को भी इन लोगों जैसा करते हुए नहीं देखा था। आपको एक डार्क सीक्रेट बताऊं क्या? आपको पता है कि जब तक मैं उस अनाथ आश्रम था, वहां पर मैंने टोटल 15 से ज्यादा बच्चों की मौत होते हुए देखा था, और उन लोगों ने किसी भी इंसान या आश्रम के किसी भी बच्चे को पता तक नहीं लगने दिया कि यहाँ पर इतनी सारी मौतें हो सकी है।
शाय निधि को बताता है, सही में ऐसे लोग इंसान के भेष में शैतान होते हैं, जो सिर्फ पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हैं। निधि भी थोड़ा गुस्सा होते हुए शाय से कहती है, हाँ, आप सही कह रहे हो, ऐसे लोग इंसान नहीं शैतान है। शाय भी निधि को बातों कोशी मानता हुआ उससे कहता है, वो लोग आपस में बातें करते हुए अपने अपने शहर पहुंच ही गए थे। चलो बाय, मेरा स्टेशन आ गया है, अपना ध्यान रखना। शाय मेट्रो से उतरता हुआ निधि से कहता है, शाय तुम भी अपना ख्याल रखना। निधि भी शाय से कहती है और फिर शाय वहां से निकल जाता है। फाइनली आज कई महीनों के बाद जाकर अपने घर के दर्शन होने वाले हैं। शाय रास्ते में चलता हुआ सोचता है, कुछ मिनटों में शाय अपने घर भी पहुंच ही गया था।